नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पूरा भारत तैयार है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। जिन आतंकियों ने हमारे सीमा में आकर हमारे भोले भाले नागरिकों की हत्या की है, उनको और उनके आकाओं को ऐसा दंड देना चाहिए कि उनकी 7 पीढ़ियां याद करें। अभय दुबे जी से विस्तार से इस विषय में बात की है। अभी चलते हैं उनके पास सारी बातें करने के लिए। उससे पहले बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। हमारे तरफ से तलहा साहब, मोहम्मद हैदर साहब ने भी रिट तैयार की थी। तलहा साहब और कपिल सिब्बल साहब पेश हुए थे और कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि यह बिल्कुल इलीगल है कि बिना किसी नोटिस के इस तरह चैनल को बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का नोटिस दिया सरकार को, 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। अगले हफ्ते फिर सुनवाई है। चलेंगे आज की बड़ी बड़ी खबरों को। जो अभय द्विवेदी जी से बात की, हमने अभय जी से पूछा है कि जब देश तैयार हो रहा है, मानसिक रूप से तैयार हो रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सभी बिल्डिंगों को गोबर से पाट दिया जाए। अखिलेश कह रहे हैं ये नया गोबरनामा है। अजय राय कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता, उन्होंने बस केवल नींबू मिर्च दिखाई और बीजेपी भड़क गई। जब राफेल आया था तो रक्षा मंत्री ने भी राफेल पे नींबू और मिर्च बांधे थे। पता नहीं छोटी छोटी बातों पर भाजपा को इतना गुस्सा क्यों आता है। दूसरे बड़े घटनाक्रम में रूस हमारे साथ है, लेकिन चीन ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। अभय द्विवेदी से मैंने पूछा, अगर युद्ध होता है तो पूरी दुनिया की स्थिति क्या रहेगी, भारत को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, भारत को किस तरह रणनीतिक रूप से काम करना चाहिए। बहुत अच्छी बातचीत है। चलते हैं अभय द्विवेदी के पास। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अभी हमारा 4 PM नेशनल चैनल खुला नहीं है। आप 4 PM यूपी देख रहे हैं, अपने साथियों से कहिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें, अपने और साथियों को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं दर्शकों को बता दूं, क्योंकि बड़ी उत्सुकता रहती है सबको और आप भी मुझसे पूछ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई थी 4 PM के नेशनल चैनल को बंद करने को लेके। हमारी बेंच की तरफ से मोहम्मद तलहा साहब और कपिल सिब्बल जी ने बहस करी और कपिल सिब्बल जी ने कहा कि बिना किसी नोटिस के 4 PM को बंद कर दिया गया, ये कानूनी रूप से सही नहीं है। और इसके बाद में कोर्ट ने हमें सरकार को नोटिस देते हुए 1 हफ्ते का समय दिया है कि कोर्ट बताए कि हमारे ऐसे कौन से वीडियो थे या क्या कारण है जो चैनल को बंद किया गया। तो 1 हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी। ये तो रही बात यहाँ 4 PM के बंद होने की। कश्मीर का जिक्र होगा ना, जाहिर है हमें तो पता नहीं नेशनल सिक्योरिटी किस चीज से इनकी बाधित हो गई। लेकिन इस बीच में फोटो आए हैं कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रैना साहब के। सैनिकों के संग में वो बर्फ में खेल रहे हैं, बर्फ में अटगेलिया खेल रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, रील जारी कर रहे हैं। ये सब देखकर क्या लगता है कि किसी को खतरा है? ये सुरक्षाकर्मी जो पर्यटकों के संग तैनात होने चाहिए, वो रैना साहब की सुरक्षा में रील बनवा रहे हैं। भाजपा के ये पूर्व अध्यक्ष कश्मीर की बर्फ की वादियों में मौज ले रहा है और हमारा चैनल बंद हो रहा है क्योंकि हम पूछ रहे हैं, क्योंकि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो सुरक्षा कहाँ थी? सुरक्षा या तो इनके साथ थी या निशिकांत दुबे के साथ थी। आपको क्या लगता है ये रैना साहब की जो फोटो जो रील वायरल हो रही है, इसके क्या संदेश किन संदर्भों में लिया जाना चाहिए ये पूरा मामला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल है और हिंदुस्तान भारतीय परंपरा ये रही है आजादी के बाद से कि सत्तारूढ़ दल के लोग जो होते हैं वो मलाई काटते हैं। एक शुरुआत जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो उस वक्त थोड़ा संयम था, थोड़ा आंख में हया और शर्म थी और लिहाज होता था। तो आदमी ऐसी कोई, और उस वक्त का माहौल भी अलग तरह का था, तो शान शौकत भी बहुत ज्यादा नहीं थी। सत्ता जुड़ी हुई एक व्यक्ति के साथ में एक सब इंस्पेक्टर होता था। मुझे याद है 1977 में, मैं जवाहरलाल नेहरू के जमाने में क्यों जाऊं, 1970 में जब मुलायम सिंह जी पहली बार कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, सहकारिता मंत्री बने, तो शपथ लेने के बाद जब वो इटावा आए, इटावा के थे, शपथ लेने के बाद सबसे पहले इटावा आए, तो उनके साथ केवल एक सब इंस्पेक्टर था बस केवल। अब आज आप कल्पना कर सकते हैं किसी कैबिनेट रैंक के उत्तर प्रदेश की जगह में कैबिनेट रैंक के मंत्री के साथ में केवल एक सब इंस्पेक्टर हो सुरक्षा के लिए। आप इससे अंदाजा लगाइए, वो माहौल दूसरा था। लेकिन उसके बावजूद उस वक्त भी लोग उस वक्त के हिसाब से मलाई काटते थे। और आजकल तो बहुत ही सत्ता का उपभोग जिस निर्लज्जता के साथ किया जाता है, रविंद्र रैना का ये जो रील है और इस प्रकार की जो भी या निशिकांत दुबे की जो हरकतें हैं, वो उसी सत्तारूढ़ निर्लज्जता की प्रतीक है। दूसरी बात, जो बात आपने कही
कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्या कहा कि 1 हफ्ते के अंदर आप जवाब दीजिए, तो अब सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि सरकार 1 हफ्ते बाद पेश हो, कहे कि हमें 1 दिन का समय और चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, लेकिन जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। तो आप सोचिए, जब आपका चैनल बंद किया गया राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, तो आपने सरकार को एक पत्र लिखा कि भाई आप बताइए कि आपने किस बिना पे हमारा चैनल बंद किया, हमने ऐसी कौन सी बात कही थी, हमारा कौन सा वीडियो था। सरकार ने आपको कोई उत्तर नहीं दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि सरकार नागरिकों को कोई जवाब नहीं देती। सरकार जो है वो नागरिकों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सरकार केवल तब जवाब देती है जब उसको राजनीतिक नुकसान का अंदेशा होता है या उसे डर लगता है कि अब अदालत ठोक देगी हमें। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो लोग सत्ता में हैं, वो जब पहलगाम के शोक में सारा देश डूबा हुआ है, उस वक्त वो बिहार में रैली में वोट मांग रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ हंसी ठिठोली कर रहे हैं, 9 घंटे फिल्म स्टारों के साथ गुजार रहे हैं, और वहां केरल में जाकर जो है वो राजनीतिक किस्म की बातें कर रहे हैं। और उनके जो जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं रविंद्र रैना, पार्टी के बहुत लंबे अरसे तक अध्यक्ष रहे हैं, वो वहां पर इस तरह की रील उनकी सामने आ रही है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इन लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं है, यानी हालात का तकाजा भी ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये वो लोग हैं जो कि जहां पे अफसोस का अभिनय करने की जरूरत हो तो अभिनय करने के लिए भी तैयार नहीं है अफसोस का। सबसे बड़ी बात तो मुझे यही लगी, देखिए आपने सरकार को पत्र भेजा था, सरकार को उसका जवाब देना चाहिए था। हाँ, ये वीडियो सरकार को बताना चाहिए था कि आपने भाई 3-4 बातें ऐसी ये बोली हैं या ये बातें बोली हैं गलत हैं, आप इन वीडियोस को हटा लीजिए और इस तरह की आगे से कहिए कि इस तरह की दोबारा नहीं होगी तो हम आपका चैनल दोबारा चालू करवा देते हैं, तो आपको अदालत में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये सरकार और एक मीडिया मंच के बीच में एक जायज संवाद होता। भाई एक मीडिया मंच है बहुत बड़ा, देश का सबसे बड़ा मीडिया मंच है, उसका सरकार के बीच में एक संवाद होता। कुछ भी हो सकता। आप बदले में जवाब ये भी कह सकते थे कि नहीं हमने ऐसी कोई बात नहीं कही, आपको लग रहा है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात कही हो तो हम उस पर खेद व्यक्त करते हैं और हम इसको वापस लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा भी दायित्व है। बिल्कुल ठीक बात है, एकदम ठीक। लेकिन ऐसा करने की बजाय सरकार ने एक टकराव वाली स्थिति तैयार की। भाई सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक टकराव वाली स्थिति तैयार की, बिना आपको कारण बताए हुए। पहली बात तो चैनल डाउन करवा दिया, उसके बाद में आपके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया और आपको उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। आपका भी कीमती वक्त जाया हुआ और अब सरकार का भी कीमती वक्त जाया होगा। सरकार के सरकारी वकील आएगा, वो जवाब देगा, वहां मुकदमा लड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा। इस सब की क्या जरूरत क्या थी, आप सोचिए। कोई जरूरत नहीं थी, कोई भी जरूरत नहीं। ये इस बात का सबूत है, अगर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चले तो इस प्रकार के विवादों में नहीं पड़ेगी, इस तरह की टकराव वाली परिस्थितियों को न्योता नहीं देगी। क्योंकि सरकार का मानस लोकतांत्रिक नहीं है, इसलिए इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। अच्छा अबे जी, सरकार सवालों से भी इतना डरती है। हम क्या कर रहे थे, हम ये तो पूछ रहे थे भाई पर्यटकों की सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, कौन जिम्मेदार है। ये तो सामान्य सवाल है जो सरकार से पूछे जाने चाहिए। इसमें नेशनल सिक्योरिटी अगर हमने पूछ लिया वहां सिक्योरिटी कौन सी क्यों नहीं थी, क्या कारण, तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी कहां से आ गई, इसमें डर कहां से पैदा। मैं ये मानता हूं कि मैं केवल भाजपा सरकार का आलोचक नहीं हूं, मैं सभी सरकारों का आलोचक हूं। और पत्रकार वही है जो सभी सरकारों का आलोचक हो, किसी का कम किसी का ज्यादा, लेकिन हर सरकार के प्रति आलोचनात्मक नजरिया रखता हो। आलोचनात्मक विवेक ही पत्रकारिता का मर्म है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये मानता हूं कि हर सरकार सवालों से भागती है और सवालों से कतराती है, लेकिन मोदी सरकार की खास बात यह है कि ये सवालों से नफरत करते हैं। दोनों बातों में फर्क है। बहुत सी सरकारें मिल जाएंगी जो सवालों के प्रति असहज रहती हैं, वो चाहती हैं उनसे कोई सवाल ना पूछा जाए और फिर सवाल का जवाब देने से वो कतर में इधर उधर होंगी और उल्टे सीधे मतलब इस तरह के जवाब देंगी, इससे मामला भटक जाए। कि मोदी सरकार सवालों से नफरत करती है और उनके जवाब में
दमन दमन पर उतर आती है। एक जमाने में इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस में ये प्रवृत्ति दिखाई पड़ी थी, लेकिन बहुत छोटी छोटी अवधि के दौरान। उससे पहले और बाद में कभी कांग्रेस में ये प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ी। मैं खुद इसका प्रमाण देता हूं। मैं बहुत बार कह चुका हूं, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान हम लोग कांग्रेस के खिलाफ बहुत जबरदस्त टीवी के ऊपर हमला करते थे। ये एक आध बार की बात नहीं है। पूरे 2012 में, 2013 में, 2011 में हम लोग यही करते रहे। 3 साल किया हम लोगों ने। लेकिन कभी भी कांग्रेस ने ना हमें कभी कोई धमकी दी, ना कभी हमें ब्लैक लिस्टेड किया। जो सरकारी टीवी चैनल है दूरदर्शन, उस पर हमें लगातार बुलाया जाता रहा। ये कभी नहीं कहा गया कि भाई अभय कुमार दुबे को मत बुलाओ, ये तो दूसरे टीवी एनडीटीवी पे सरकार के खिलाफ बोलते हैं, रवीश के प्रोग्राम में आकर सरकार के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए इन्हें राज्यसभा टीवी मत बुलाओ, इन्हें लोकसभा टीवी मत बुलाओ, इन्हें दूरदर्शन मत बुलाओ। ऐसा कभी नहीं किया गया। जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई, वैसे ही मुझे पता चला कि दूरदर्शन में एक ब्लैक लिस्ट बन गई, उसमें मेरा नाम है ब्लैक लिस्ट पर, और उन्होंने फौरन मुझे बुलाना वहां बिल्कुल बंद कर दिया। बस मैं बता रहा हूँ कि रवैया क्या है दोनों के बीच में कितना फर्क है। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि डरी हुई सरकारें ही ऐसा करती हैं, जो तानाशाही से देश चलाना चाहते हैं वही लोग ऐसा करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, आज कम से कम 1.5 दर्जन वकील मेरे से मिले, गले लगा लिया, मेरे साथ फोटो खिंचाए। मुझे तो अंदाजा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में भी 4 PM इतना लोकप्रिय होगा। मैं तो मजाक में अपने मित्र से कह रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट में बार का चुनाव लड़ रहे हो, उन्हें मुझे प्रचार के लिए बुलाना चाहिए। मतलब मेरी तो वहां पे वकीलों में इतनी लोकप्रियता है, बार काउंसिल के सेक्रेटरी थे, बाकी सारे एडवोकेट थे, और प्यार किया कपिल सिब्बल जी ने, मतलब जितना दुलार किया मैं शब्दों में बड़ा नहीं कर सकता। कितना कितना लोगों के अंदर जज्बा है, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम लॉयर। कोर्ट की संजय जी बात कर रहे हैं, मुझे पक्का यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर अगर सर्वेक्षण किया जाए, और सर्वेक्षण इस तरह किया जाए ताकि लोगों को उसमें जवाब देते में फंसने का खतरा ना हो, तो 4 PM जैसा चैनल भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी लोकप्रिय निकलेगा। हाँ है, मुझसे बहुत सारे लोग बात कारण करते है, हैं। कारण है। हम लोग इतना भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं, बहुत लोग मुझसे कहते हैं 4 PM चैनल के बारे में, हम और आप जो बातचीत चर्चाएं करते हैं उस वार्तालाप के बारे में। दरअसल जो बातें वो लोग नहीं कह पाते, जो बातें उनके मन में उमड़ती घुमड़ती रहती हैं, दब के रह जाती हैं, वो बातें हम लोग कहते हैं। इसलिए वो दिलचस्पी से हम लोगों की बातों को सुनते हैं, इंतजार करते हैं कि कब हम लोगों की बात, नया वीडियो उनके पास आए। तो देखिए, भाजपा आलोचना एक ऐसी चीज है जिसका झंडा हमेशा बुलंद रहता है, पाले के उस तरफ भी बुलंद रहता है और पाले के इस तरफ भी बुलंद रहता रहता है। मजे की बात यह अवय जी, भाजपा के बहुत सीनियर नेता है, नाम लेना ठीक नहीं है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि उनकी कुछ खबर थी, पॉलिटिकल खबर थी, कि ये खबर आप बोल दीजिए। आप बोलेंगे तो आपका चैनल मोदी जी के यहाँ शाह साहब का मॉनिटर होता है, तो मेरी ये बात वहां तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे बीजेपी के बहुत सीनियर नेता, केंद्र के भी, स्टेट के भी, मेरे मुझे बताते हैं, बात करते हैं, वो कहते हैं वह नाम नहीं आना चाहिए। मतलब आप मुझसे मिलते भी हैं, लेकिन नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन ये भी मानते हैं कि 4 PM सुना सब जगह जाता है, तो बात सब जगह होती है। तो अच्छा है, लोकतंत्र में ये अच्छी बात है कि एक आवाज सहज जाती है। एक दूसरे विषय पे, सेंसिटिव विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि भारत में और पाकिस्तान के बीच में तनाव गहरा ही रहा है। रोज एक ना एक बयान होते हैं दोनों तरफ से बातचीत होती है। 2 महत्वपूर्ण बयानों पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। रूस हमारा बहुत पुराना दोस्त रहा है, कांग्रेस के जमाने से अमेरिका के मुकाबले में रूस हमेशा भारत के साथ रहा है। उसका बयान रूस ने है कि हम भारत के साथ हैं, और लेकिन चीन ने कहा है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने चीनी राजदूत से मुलाकात की और उन्होंने कहा है, चीन ने कहा, बयान आया है कि हम इस स्थिति में पाकिस्तान के साथ हैं। तो ये जो, आपको 2 सवाल है मेरे, क्या इन स्थितियों में युद्ध हो सकता है? क्योंकि युद्ध होना आसान नहीं होता, कोई भी देश आर्थिक रूप से तबाह हो जाता है। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, लेकिन भारत मजबूत है। युद्ध होगा तो भारत की भी आर्थिक स्थिति थोड़ी डगमगाएगी। तो 2 बातें मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या युद्ध की स्थिति है, युद्ध हो सकता है? और युद्ध हो देखिए, सकता है आपका तो प्रश्न सुनकर मुझे, आपका प्रश्न सुन, हाँ आप कहिए, पूरी बात कहिए। युद्ध होने की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के संग कौन कौन देश खड़े हो सकते हैं मजबूती के साथ? इन दोनों विषयों पे आपसे बात करना चाहता हूँ। संजय जी, आपका प्रश्न सुन के मुझे मेरी जनसत्ता के दिन आ गए, जब हम प्रभाष जी के नेतृत्व में काम करते थे। तो जब प्रभाष जी के साथ में रोज मीटिंग होती थी हम लोगों की, तो
एक मुझे याद है एक बार प्रभाष जी ने कहा कि भाई विदेश नीति के बारे में चर्चा हो रही थी कि विदेशी खबरें किस तरीके से छापी जाएं, उसमें हम लोगों का रुख क्या हो। तो उसमें प्रभाष जी ने कहा देखिए एक थंब रूल है, मतलब इसके लिए वो तो हम लोगों ने पूछा क्या थंब रूल है। थंब रूल ये है कि रूस हमारा दोस्त है और पाकिस्तान और चीन हमारे दुश्मन। ये उन्होंने बताया, मोटी मोटी बात बताई कि अगर ये बात आप दिमाग में रखेंगे तो आपको विदेश नीति से संबंधित खबरों में क्या छपनी चाहिए, क्या नहीं छपनी चाहिए, किसको किस रूप में पेश करना चाहिए, इसमें आपको आसानी होगी। प्रभाष जी ने जो थंब रूल बताया था वो आज भी जो है वो व्यवहारिक है, हम लोगों के लिए उपयोगी है, पहली बात। दूसरी बात, जो बात प्रभाष जी ने नहीं बताई उस पर हमें गौर करना चाहिए। प्रभाष जी ने नहीं बताया कि अमेरिका के प्रति हमारा रवैया क्या हो। क्योंकि ध्यान कीजिए कि 1971 में जब इंदिरा गांधी पाकिस्तान के साथ संघर्ष में थी, भारतीय फौजें पाकिस्तान के साथ संघर्ष में थी और बांग्लादेश में इधर मुक्त बाहिनी संघर्ष कर रही थी टिक्का खां की फौजों से, वहां पर जालिम टिक्का खां की फौजों से, उस वक्त भारत को धमकाने के लिए अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेज दिया था। तो उस वक्त जगजीवन राम जी हमारे रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने बड़े शानदार तरीके से कहा था 7वां बेड़ा हो या 70वां बेड़ा हो, हम किसी के सामने किसी से नहीं डरते। ये जगजीवन राम जी का वक्तव्य था। तो उस वक्त अमेरिका की जो भूमिका थी वो भूमिका आप समझ सकते हैं कि किस तरह की थी। वो भारत के प्रति सहानुभूति वाली या भारत के प्रति हमदर्दी वाली भूमिका नहीं थी। 1965 के वॉर में युद्ध में भी पाकिस्तान जिन हथियारों से लड़ रहा था भारत से, उनमें सबसे बड़ा हथियार था पैटन टैंक। ये पैटन टैंक क्या है? अमेरिका के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बहुत मशहूर जनरल थे, जनरल पैटन। उनके नाम पे ये हॉलीवुड की फिल्म भी बनी है पैटन करके, उनके नाम पे ये पैटन टैंक बनाया गया था। इस बड़े बड़े विशाल का है, भीम का है, बहुत ही पैटन टैंकों के बारे में उस जमाने में नहीं मारा जाता था कि इनको रोकना या उनको तोड़ना, नष्ट करना लगभग नामुमकिन है, इतने भारी भरकम टैंक थे वो। तो वो पैटन टैंक अमेरिका को दिए थे, अमेरिका ने दिए थे पाकिस्तान को। जो हवलदार अब्दुल हमीद थे, इनको परमवीर चक्र मिला, उन्होंने इन्हीं 3 पैटन टैंकों का नाश किया था, ध्वस्त किया था इन्हीं 3 पैटन टैंकों को, और उनको नष्ट करते हुए वो शहीद हो गए थे। बाद में उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। इन सब बातों के कहने का एक परिप्रेक्ष्य है, उसको समझना चाहिए। वो परिप्रेक्ष्य ये है कि चीन तो खुलकर सामने आ गया है कि वो इस सवाल के ऊपर भारत के खिलाफ है। पाकिस्तान से हमारा संघर्ष हो ही रहा है। पाकिस्तान ने तो कांड ही कराया है, पूरा बैसरण घाटी में जो हत्याकांड हुआ है पाकिस्तान की कराया हुआ है। सवाल यह है कि उस ट्रंप का अमेरिका क्या कर रहा है जो मोदी जी को पल पल बोलता है कि मोदी जी हमारे दोस्त हैं, मोदी जी हमारे दोस्त हैं। वो क्या कह रहा है? ध्यान कीजिए, जिस वक्त ये घटना हो रही थी उस वक्त ट्रंप के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ में, वो दोनों बच्चों के साथ में भारत में थे। मोदी जी उनके बच्चों को खिला रहे थे, उनका मनोरंजन कर रहे थे, उनकी एक पारिवारिक किस्म के माहौल में उनके साथ में मोदी जी का रब्त जब्त हो रहा था। बाद में जेडी वेंस ने क्या बयान दिया भारत इस घटना के ऊपर? जेडी वेंस ने कहा इंडिया हैज ए राइट टू सेल्फ डिफेंस, बट दैट सेल्फ डिफेंस शुड नॉट एस्केलेट द सिचुएशन। भारत के पास आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल इस तरह नहीं होना चाहिए जिससे कि मामला और भड़क जाए, यानी युद्ध की तरफ चला जाए। ये जेडी वेंस का बयान था। अच्छा, इस बयान को मीडिया समझने के लिए तैयार नहीं है। ये कोई बहुत अच्छा बयान, इस बयान से नतीजा निकाला गया कि भाई उसने तो, अमेरिका ने तो हमें हरी झंडी दे दी है। दरअसल ये हरी झंडी नहीं है, ये लाल झंडी है। जेडी वेंस कह रहे हैं कि आपको आत्मरक्षा का अधिकार है, आक्रमण का अधिकार नहीं है। और आत्मरक्षा का मतलब ये होता है, इसमें निहित होता है, इसका अर्थ ये होता है कि जितना अटैक आपके ऊपर किया गया है आप भी उनके ऊपर वैसे ही अटैक कीजिए। यानी आपको अगर एक चांटा मारा गया है आप भी एक चांटा मारिए। ऐसा नहीं कि आपको एक चांटा मारा गया है बदले में आप शूट कर दें, ये नहीं है मतलब इसका। ये जेडी वेंस ये कह के गए हैं, भारत ने उनकी आवभगत जो की थी उसके जवाब में जेडी वेंस ये कह के गए हैं भारत में। उसके बाद अमेरिका ने एक और हरकत दी,
अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के अंदर जो प्रस्ताव लिखा गया उसमें पाकिस्तान ने अमेरिका के ऊपर दबाव बनाया या अमेरिका से आग्रह किया कि उस प्रस्ताव में जो जो टीआरएफ है यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो लश्कर तोयबा का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली थी, उसने बैसरण घाटी के अंदर हत्याकांड किया, उसका नाम निकलवा दीजिए। पहले जो प्रस्ताव ड्राफ्ट हुआ था उसमें टीआरएफ का नाम था, उसकी निंदा की गई थी। बाद में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ में चालबाजी करते हुए, और अमेरिका ने उसकी चालबाजी मान भी ली, एक तरह से दोनों जुड़ गए इस चालबाजी में, अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव से टीआरएफ का नाम हटवा दिया। अच्छा, इसीलिए जो अमेरिकी, जैसे जो बासठ साहब थे, कल टीवी चैनल पे एक मैंने देख रहा था, वो पाकिस्तान के अमेरिका में राजदूत रह चुके हैं और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संबंधों में जो तनाव रहता है उसके ऊपर किताब भी लिखी है। तो बासठ साहब थे, वो वो बिल्कुल साफ, उनका बिल्कुल रवैया साफ था। उनका कहना यह था, जब उनसे कहा गया कि हम आप लोग युद्ध नहीं कर सकते हमसे, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम ज्यादा लंबा युद्ध नहीं कर सकते आपसे, तो हमें लंबे युद्ध में फंसा के आप देख लीजिए, हम निपटेंगे उससे, देखेंगे दुनिया में कौन हमारी तरफ है कौन आपकी तरफ है, तब देखें क्या होता है। अच्छा, तो ये जो पूरा अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन है, मैं कोई इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन जो परिस्थिति है उसका आकलन करके आपके सामने बता रहा हूं। ये जो अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन है, इस अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन में पाकिस्तान लंबे अर्स पहले भी, अभी की नहीं, मतलब पहले के प्रधानमंत्रियों के जमाने में भी पाकिस्तान की चालबाजियां जो हैं वो कोई उनको कम करके आंकना ठीक नहीं है। अब आप देखिए, एशिया की सबसे बड़ी ताकत जो है चीन, वो खुल के पाकिस्तान के साथ है इस वक्त, और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो अमेरिका है वो खुलकर भारत के साथ नहीं है। वो चीन की तरफ से ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन ये भी नहीं कहा है उसने कि हम भारत के साथ हैं। भारत को केवल उसने आत्मरक्षा का अधिकार की बात कही है उसने। ठीक बात है। दूसरे, खुद ट्रंप का आप बयान देखिए, हालांकि उनके बयान में काफी उज्जवलपन भी था कि 1500-1500 साल से भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं कश्मीर पे। 1500 साल पहले तो बहुत कोई दूसरी स्थिति थी। बेकार की बात है, मूर्खतापूर्ण बात है, मतलब कुछ भी बोलते हैं वो तो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन उस बयान में इतनी बात मूर्खतापूर्ण थी, बाकी बात मूर्खतापूर्ण नहीं थी। बाकी बात ये थी कि मैं पाकिस्तान के साथ भी हूं, पाकिस्तान के भी निकट हूं, क्लोज हूं, और भारत के क्लोज भी हूं, और ये दोनों कोई कोई निबट लेंगे आपस में मामला। तो भारत ने ठंडी सांस ये ली कि ट्रंप ने मध्यस्थता करने का प्रस्ताव नहीं रखा, क्योंकि पिछली बार जब राष्ट्रपति थे उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रख दिया था ट्रंप ने, और साथ में ये भी कहा है कि जब कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे मिले तो उन्होंने ही मुझसे कहा कि आप मध्यस्थता कीजिए। तब भारत के विदेश मंत्रालय को खंडन करना पड़ा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा। तो भारत का विदेश मंत्रालय था, उसने राहत की सांस ली कि इन्होंने अगर ट्रंप मध्यस्थता करने पर अड़ जाते तो एक और नई समस्या होती पैदा। बिल्कुल सही बात है। इस बीच में जो अंतरराष्ट्रीय स्थितियां हैं वो रूस के समर्थन के बावजूद, ईरान भी समर्थन कर रहा है भारत का, रूस भी समर्थन कर रहा है भारत का भी समर्थन में बहुत सारे देश हैं, लेकिन वहां मैदान इतना साफ नहीं है जितना साफ गोदी मीडिया में बताया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। इस बीच में अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो दो बातें बहुत अच्छी हुई हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सरकारी जगह जो है, बिल्डिंग है, इनको गोबर से पेंट करो, गोबर पोत दो इनपे। अखिलेश यादव कह रहे हैं इनका गोबरनामा है। मतलब एक तरफ हम जेट आ जाए, मिसाइल आ जाए, हम लोग सुपर जेट में मंगा लें, उस पर क्या क्या तकनीक लगा लें, वैज्ञानिक तकनीक पे काम कर लें, उधर हमारे देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं गोबर पेंट करो। एक पूर्व सांसद थे, वो कह रहे थे अपना पेशाब पियो। गोबरनामा क्यों ऐसी गाय गंगा जल, असल में है क्या? असल में इसको थोड़ा सा, एक तो इसका एक वो पक्ष है जिसमें ये बातें तिरस्कार योग्य लगती हैं और तिरस्कार योग्य हैं भी, बात आपकी सही है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। उस दूसरे पक्ष पे भी हम लोगों को गौर करना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी को सपने में भी कभी ये इम्कान नहीं था कि एक दिन इनको इस देश में स्पष्ट बहुमत की सरकार मिल जाएगी और बार बार मिलेगी और ये लगातार इस देश पे इतने साल तक कब्जा करते रहेंगे। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी ये विपक्ष के नेता हुआ करते थे, तुमको लगता था कि सारा जीवन विपक्ष के नेता के तौर पर गुजर जाएगा, हम कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। खुद अडवाणी जी ने भी एक बार अपना संस्मरण सुनाते हुए कहा था कि फलानी जगह चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनाव के नतीजे आने वाले थे, तो अटल जी मैंने सोचा चलो एक फिल्म दिखाते हैं चल के, कल तो चुनाव के नतीजे आएंगे तो मन मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि जीतने की कोई इन लोगों की संभावना नहीं रहती थी, कोई ये हालत थी। जब एक बार किसी तरह गठजोड़ सरकार तिकड़म करके बनी तो उसमें 13 दिन में सरकार गिर गई, फिर उसके बाद दोबारा गिरधर गुमांगो के वोट से, एक वोट से सरकार गिर गई इनकी, तो बड़े इनको धक्के लगे और ये इस बात को लेकर काफी परेशान रहते थे कि पता नहीं हमारा जमाना कब आएगा। अच्छा, अब इनका जमाना आ गया, निश्चित रूप से आ गया, इसमें कोई संदेह नहीं, इनका जमाना आ गया। तो अब इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि सत्ता का इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि इनके पास सत्ता का इस्तेमाल करने, सत्ता का सदुपयोग करने का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई समझ नहीं है सत्ता का सदुपयोग करने की। इसीलिए मोदी जी भी कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं। निशिकांत दुबे जैसे लोगों को इन लोगों ने खुली छूट दे रखी है कि जो मन में आए उल्टा सीधा बोलते रहो। योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया है, आप सोचिए किस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है, और उसको बड़ा अपना मास्टर स्ट्रोक, जब 2017 में इनको मुख्यमंत्री बनाया था तो माना जा रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। तरह तरह से इसके मतलब निकाले आ रहे थे कि इससे भाजपा को क्या फायदा होगा, ये होगा, और उसको बनाते तो क्या दिक्कत होती, उसको बनाते तो क्या दिक्कत होती। एक तरफ ये भी दिया गया था कि अरे भाई वो तो योगी है, जात न पूछो साधु की, तो वो तो जातियों का चक्कर उत्तर प्रदेश में है, इसमें हर एक को फंसना पड़ता है, तो एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया मुख्यमंत्री जो जातियों से परे है, तो कभी भी कोई जाति वाला उनसे नाराज होगा ही नहीं। बाद में पता चला कि वही ठाकुर जाति का प्रकोप लेके पूरी सरकार का ठाकुरीकरण कर दिया उन्होंने। तो इस तरह के लोगों के हाथ में सत्ता है, ये लोग नहीं जानते सत्ता का इस्तेमाल कैसे किया जाए। गोटी के इसीलिए देखिए दाब धौंस, ब्लैकमेल, इसको दबोचो, इसको निचोड़ो, इसकी फाइल बना लो, इसको दिखाओ, यही सब करते हैं, इस सब में माहिर हैं। इसके अलावा इनको लोकतांत्रिक तरीके से उदारता के साथ में सबको साथ लेके चलते हुए इस तरह से सरकार कैसे चलाई जाती है, ये सब इनके सोच से बाहर है। एक आखिरी सवाल, अब द्विवेदी जब राफेल आया था तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस पर नींबू हरी मिर्च बांधी थी, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है क्या आया है, तो उसे बड़ी मजाक उड़ी थी कि भाई कलाम साहब के वैज्ञानिक सोच की बात करते थे और रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, फायर ब्रांड नेता हैं, तेज तर्रार नेता हैं, बल्कि आज तो कोई मुझे सुबह किसी ने वो ट्वीट भेजा था, राफेल ने शायद ट्वीट किया था कि जब बनारस की मतगणना हो रही थी तो काफी टाइम तक अजय राय मोदी जी से आगे निकल गए थे, शुरू में आगे निकल गए थे, बाद में अगर वो सब प्रशासन का हथकंडा नहीं, 2-3 राउंड में आगे रहे थे थोड़े वोटों से, उससे बड़ा सनसनी हो गई थी। मैं तो एबीपी चैनल के न्यूज रूम में था उस वक्त, तो वहां तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, तो उनको सनाका मार गया था। वो तो बाद में लोग कह रहे हैं कि अगर प्रशासन नहीं होता, कई लोगों ने ये बात कही, प्रशासन नहीं होता तो अजय राय ही बनारस के सांसद होते आज तक, बाद में पूरी सरकार लगी, हारते हारते बचे मोदी जी। तो अजय राय से सरकार बड़ी मिर्ची लगाती है। अजय राय है भी तेज तर्रार, कांग्रेस के लिए बड़ा मजबूत काम कर रहे हैं वहां पे, उत्तर प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया है। अजय राय ने बस थोड़ी सी मिर्चे उर्चा नींबू वाला फिर एक ट्वीट कर दिया, उसे बीजेपी बड़ी भड़की हुई है, कह रहे हैं भैया ये जो हथियार है किसके लिए लाए थे, राफेल वाफेल किसके लिए लाए थे, अब केवल बातों से पाकिस्तान थोड़ी ना हारेगा। तो ये जो इस तरह के ट्वीट या मजाक है, उससे बीजेपी से तिलमिला क्यों रही है, मतलब तिलमिला नहीं। जब तक ये लोग, अभी से राजनाथ सिंह जी ने वक्तव्य दिया है कि जनता जो चाहती है वही होगा, यानी पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाया जाएगा। ठीक है, रक्षा मंत्री के वक्तव्य पे हम यकीन करते हैं, हम प्रधानमंत्री के वक्तव्य पे भी यकीन करते हैं, लेकिन ये यकीन बहुत दिन तक जारी नहीं रहेगा। मतलब इस यकीन की एक सीमा है, यकीन 15 दिन और चल जाएगा, बहुत जनता का हृदय उदार हुआ तो वो 1 महीना देखती रहेगी ये यकीन को। भाई उसके बाद तो लोग, आप जो बात कह रहे हैं तो आप
सड़क सड़क पे लोग पूछेंगे, ये बात तो सड़क पे पूछी जाएगी। तो ये एकदम हो ही नहीं सकता कि इसको ये बात न पूछी जाए, ये होगा ही जरूर, हर हालत में होगा ये। और दूसरे, सरकार की मुश्किल क्या है, सरकार समर्थक जो बुद्धिजीवी हैं आप उनके लेख पढ़िए। इस वक्त सबसे दिलचस्प बात होती है जो सरकार के समर्थक बुद्धिजीवी हैं वो लोग क्या लिख रहे हैं। सब लोग लिख रहे हैं कि बहुत मुश्किल बात है पाकिस्तान के साथ इस वक्त लड़ना। ये केवल ये नहीं है कि भारत ज्यादा, भारत निश्चित रूप से बहुत ताकतवर है, पाकिस्तान की भारत के सामने कोई औकात ही नहीं है, ये सब सही बात है। लेकिन ये मान लेना कि चूंकि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है इसलिए भारत उसके ऊपर जब चाहेगा तब टूट पड़ेगा, जहां चाहेगा इस तरीके से करके वापस लौट आएंगे, ये सब मुश्किल बात है। और पाकिस्तानी तैयार हो गए हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ मीडिया में, इतनी ज्यादा आप देखिए जो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी उस वक्त तक मीडिया का इस प्रकार का रूप नहीं था जैसा अभी आजकल रूप है। 5 साल पहले ये स्थिति नहीं थी तकरीबन। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान 5 साल पहले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी इस तरीके से काम करते थे, इस तरीके से आजकल काम कर रहे हैं। तब ये शुरुआती थी बिल्कुल एकदम। आज स्थिति यह है जो मीडिया में हो रहा है और सब चीजें खबरें लीक की जा रही हैं, एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें रनिंग कमेंट्री चल रही है मीडिया के ऊपर, ये सब पाकिस्तान भी सब सतर्क है, वो भी देख रहा है। भारत के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि इन्होंने मान लो कोई भेजा वहां पाकिस्तान में बदला लेने के लिए, भाई कुछ तो भेजेंगे वहां पे ना, भाई क्या करेंगे, यहीं बैठे बैठे तो कर नहीं देंगे, ऐसा तो है नहीं यहीं बैठे बैठे कुछ बॉम्बिंग कर दें, उसमें कुछ ना कुछ तो भेजेंगे वहां पे। अगर पाकिस्तान ने कहीं किसी तरह उसकी काट कर दी, सोचिए आप तो कितनी बदनामी होगी। सही बात है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, उसके लिए इन्हें इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करने में समय लगता है, और ये जैसे जैसे इंतजार लंबा होगा वैसे वैसे एंटी इनकम्बेंसी जमा होगी, लोगों में क्षोभ बढ़ेगा। बड़ी बात है, हमारी निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतजार है, बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।